हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे बड़ी जो खबर है वो ईरान और अमेरिका के बीच में जो वार्ता टूटी है, आखिर क्यों? क्या वजहें थी और ऐसा क्या हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में जिसकी वजह से अचानक जो वार्ता थी 21 घंटे की वो थम गई और अमेरिका के उपराष्ट्रपति वापस चले गए। इसमें ट्रंप की क्या भूमिका रही है, इसराइल की क्या भूमिका रही है, इसमें सऊदी अरबिया की क्या भूमिका रही है? क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया है, सऊदी अरबिया को अपने कई सारे जंगी जहाज भेज दिए हैं वहां पर। इन सब चीज़ों की पड़ताल करेंगे, वजह क्या रही ये सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जैसे भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद कौन बन गई है। तो शुरू करते हैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच में अप्रैल 2026 में बेनतीजा रही शांति वार्ता का मेजबान शहर इनमें से कौन रहा? आंसर होगा इस्लामाबाद, यानी पाकिस्तान। ओके। तो देखिए क्या हुआ क्या है। एक तरफ तो बातचीत चल रही थी इस्लामाबाद में, दूसरी तरफ क्या हुआ कि अमेरिका के जो जंगी जहाज हैं दो, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ने लगे थे। ठीक है। माइंस क्यों? माइंस को हटाने के लिए। और उधर ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि हम अपने दो जंगी जहाज को भेज रहे हैं कि इस जगह पर जो माइंस बिछी हुई है समुद्र के में, वहाँ नीचे, तो उसको हम हटाने जा रहे हैं। और ये जब खबर ईरान को मिली, ईरान की नेवी ने तुरंत अपने डेलीगेशन को ये बताया कि दो जंगी जहाज यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ईरान के डेलीगेशन ने साफ तौर पर ये कह दिया कि पहले उन दोनों जहाज़ों को बैक करो, नहीं तो हमारी नेवी उसको बर्बाद कर देगी, जैसे कि खबरें सामने आई हैं। ठीक है। यहीं से मामला तनावपूर्ण होता गया। और उसके बाद दूसरी तरफ ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि हमने भेज दिया जहाज और वहाँ पर माइंस को हटाने का काम चल रहा है। लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया, कहा कि नहीं नहीं, वहाँ तक कोई जंगी जहाज अमेरिका का नहीं पहुँच पाया और आएगा तो फिर आगे स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, इसी से मामला जो है फंसा है। और उसके बाद फिर आगे क्या होगा, क्या लड़ाई शुरू होगी? उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने जंगी बयान दे दिए हैं, सऊदी अरब को पाकिस्तान ने जेट विमान भेज दिए हैं। बहुत सारी बातें हैं, उन सब पर भी चर्चा करते हैं हम। ठीक है। तो आपको पता है ना कि 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था और 40 दिनों तक हमला रहा। और इसमें ईरान जो है ना वो मजबूत पक्ष बन के सामने आया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो चौक हो गया, जाम हो गया। और भारत को भी उसका नुकसान हुआ कि हमारे जो जहाज हैं, जो ऑयल टैंकर हैं, गैस टैंकर हैं, इसके अलावा जो हम निर्यात करते हैं इन देशों में, वहाँ पर सामान भी नहीं पहुँच पाया और ना हमको तेल और गैस मिल पा रहे हैं इस जगह से। हालांकि कुछ छिटपुट दो चार टैंकर जहाज जरूर आए हैं भारत की ओर। यही स्थिति दुनिया भर की है, क्यों? इसकी वजह से। ओके। अब क्या हुआ? अब ट्रंप जो है ना पूरी बुरी तरह से फंस गए थे। उसके बाद फिर वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से ये बातचीत हो और सीज फायर हो जाए। शुरू में तो ईरान बिल्कुल नकारता रहा कि सीज फायर नहीं करेंगे। फिर पाकिस्तान बीच में आया और पाकिस्तान ने बातचीत की। अंत तक नहीं मान रहा था ईरान, लेकिन फिर चीन के दबाव में ऐसा बताया गया है कि वो ईरान ने मान ली बात कि ठीक है हम सीज फायर करते हैं कुछ दिनों, 2 हफ्ते की। ठीक है। और फिर इस्लामाबाद टॉक्स जो है ना वो हुए, शांति वार्ता हुई इस्लामाबाद में। ओके। तो ये प्रमुख जो पाकिस्तान की राजधानी है वो दुनिया के लिए बहुत केंद्र था। ठीक है। तो मध्यस्थता उसने की, लेकिन 21 घंटे के बावजूद बातचीत बेनतीजा रही। और इसमें जो प्रमुख भूमिका थी किसकी थी इस पूरे स्थिति में, तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर। ठीक है। ये जो हाई लेवल डेलीगेशन था उसमें कौन कौन थे? एक तरफ देख रहे हैं आप, ये अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल है और उसमें अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रमुख थे। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर। जेरेड कुशनर जो है ना वो ट्रंप के दामाद हैं। ठीक है। तो वो इस्लामाबाद पहुंचे थे। और फिर ईरान की ओर से वहां के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ, विदेश मंत्री अरागची और भी कई सारे लोग थे उस डेलीगेशन में। ठीक है। ठीक है। और एक और बात, इस दौरान एक फोटो रिलीज किया ईरान की ओर से किया गया और उसमें मिनाब में जो बम गिराए गए थे इसराइल के द्वारा, उसमें जो बहुत सारी 100 से ज़्यादा
बच्चों की मौत हुई थी स्कूल में, उनकी तस्वीरें हवाई जहाज में रखी और वो दुनिया को दिखाया कि क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्थिति हुई और फिर इस्लामाबाद में ये बातचीत हुई। बातचीत का क्या फॉर्मेट रहा, कैसे बातचीत हुई, क्या आमने सामने थे दोनों? नहीं, दोनों आमने सामने नहीं थे। जो फॉर्मेट तय हुआ था ना बातचीत का, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टॉक्स। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी टॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका और ईरान के जो वार्ताकार हैं वो दल एक ही होटल में था, लेकिन अलग अलग फ्लोर में या अलग अलग कमरों में। और पाकिस्तानी जो मध्यस्थ हैं, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के सेना प्रमुख, वो दोनों दलों से एक एक करके बातचीत करते थे, फिर दूसरे के पास जाते थे, फिर उससे बातचीत हुई, फिर यहाँ आते थे, और यही प्रक्रिया दोहराई जाती रही। मतलब आमना सामना भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आखिरकार फिर हमने देखा कि जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं आज ही की। ओके, और उन्होंने कहा कि हमने 21 घंटे तक बातचीत की, लेकिन कोई नतीजा सार्थक नहीं निकल पाया है। ठीक है, हमने सार्थक बातचीत की, ये अच्छी खबर है उन्होंने कहा, और कहा कि बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए हैं। ओके, उन्होंने कहा कि हमारी शर्तें नहीं मानी गई हैं और हमने बहुत साफ कर दिया है कि हमारी जो रेड लाइन्स है वो क्या हैं और उनकी किन बातों को हम मानने को तैयार हैं, किन बातों को मानने को तैयार नहीं है। और इन्होंने कहा कि ईरान हमारी शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो ये है। वेंस ने भी कहा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 21 घंटे तक निजी तौर पर बातचीत के बाद सार्वजनिक तौर पर बातचीत करने का कोई मतलब रहता नहीं है। लेकिन सीधी बात है, जैसा कि इन्होंने कहा कि सीधी बात है कि हमें उनकी ओर से साफ वायदे चाहिए कि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ऐसे साधन की भी तलाश नहीं करेंगे जिससे वो जल्दी परमाणु हथियार बना सकें। हम यहाँ से बहुत अच्छे और बहुत ही आसान प्रस्ताव देकर उनको जा रहे हैं। इसे समझने के लिए एक तरीका आखिर अच्छा है कि ये हमारा प्रस्ताव है, और देखना यह है कि ईरान इसे स्वीकार करता है कि नहीं करता है। जेडी वेंस ने मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की है और कहा कि बातचीत में जो कमियां रहीं वो पाकिस्तान की वजह से नहीं रही हैं, काम तो बढ़िया किया, और उन्होंने हमारी और ईरानियों की मदद करने की कोशिश की है। और इसके बाद कहा कि अब हम यानी अमेरिकी दल जो है वो वापस लौट रहा है। ये इतनी बातें कह के और ये फ्लाइट से रवाना हो गया अमेरिका की ओर। ठीक है, दूसरी ओर क्या कहा गया ईरान के द्वारा? ईरान ने कहा कि जो बातचीत है ना वो अमेरिका की अच्छी नीयत और ईरान के अधिकारों की मान्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कहा ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से बात कहा गया कि कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें यह भी शामिल था न्यूक्लियर कार्यक्रम, युद्ध का जो हर्जाना है वो भी देना होगा, ऐसे कैसे युद्ध खत्म कर देंगे अचानक से। ठीक है, इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा था, ईरान के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने की भी बात थी। ठीक है, अब इसमें अंदर क्या हुआ है बहुत ज्यादा बात जानकारी नहीं है, जो बाहर बाहर बातें आई हैं वो भी है। अच्छा, ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि बातचीत जो नाकाम हुई है उसके कारण क्या क्या हैं। तो अमेरिका ने बातचीत की मेज पर वो हासिल करने की कोशिश की जो युद्ध के जरिए वो हासिल नहीं कर सका। जैसे अमेरिका ने मांग की कि ईरान अपना सारा जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो सौंप दे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। ये भी बात सामने आई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, ये जो आप मैप में आप देखेंगे अभी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां पर अगर ईरान कुछ करता है, वहां टोल लेने की कोशिश करता है, तो अमेरिका भी इसका हिस्सेदार होना चाहता है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब भी ये 2 दिन पहले जब ये युद्ध विराम हुआ था, तो इन्होंने क्या कहा था ट्रंप ने कि ज्वाइंट वेंचर ईरान के साथ बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा मुझे ज्वाइंट वेंचर करने में, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने में मज़ा आएगा, ये कहा था। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ अमेरिका का क्या मतलब है, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर, और हम हमारी जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो वार्ता हुई है जो युद्ध को लेकर
कि कैसे टाला जाए, युद्ध ना हो आगे, 2 हफ्ते का जो सीज फायर है वो बरकरार रहे। एक तरह से संदेश भी है अमेरिका की ओर से। अमेरिका जो ना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मैसेज देना चाह रहा था कि वो युद्ध उन्मादी नहीं है, लेकिन बातचीत में किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा क्योंकि उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो खुले तौर पर इसराइल के द्वारा पूरा तरह से एक तरह से कंट्रोल हो रहा है अमेरिका, ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि जो नेतन्याहू हैं वो भी नहीं चाहते थे कि ये युद्ध जो पूरी तरह से बंद हो जाए और अमेरिका को कोई फायदा हो जाए। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट बात कि ये चीज़ें, ये सारी बातचीत जो है ना वो हुई है। अब क्या ये जो युद्ध है वो क्या अब क्या होगा, फिर से युद्ध शुरू होगा? ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है कि फिर से युद्ध शुरू होगा, क्योंकि बैक चैनल भी बातचीत अभी आगे और चलने वाली है। ठीक है, अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली, दबाने की भी कोशिश कर ली, लेकिन मामला बन नहीं पाया। यहाँ तक कि जेडी वेंस को भी भेजा गया था। अंदर खाने अमेरिका में ये भी बात है कि ट्रंप भी नहीं चाहते थे कि जेडी वेंस को ये श्रेय जाए कि ये जो जीत है वो या फिर जो वार्ता है उसमें वेंस की वजह से ही सब कुछ सफल हुआ है। तो जब वार्ता चल रही थी ना, उसी दौरान वहीं से अमेरिका से ट्रंप जो है ना उल्टे सीधे बयान भी जारी कर रहे थे। ठीक है, अभी देखिए क्या होता है ना कि अब बैक चैनल बातचीत शुरू चल रही है। ऐसा भी नहीं कहा जेडी वेंस ने कि अब हम बातचीत नहीं करेंगे, अब हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने जाते जाते क्या कहा, जेडी वेंस ने कहा कि हमने अपने जो प्रस्ताव हैं दे दिए हैं, अब ईरान को समझना है कि क्या होता है आगे, क्या वो रुख अपनाता है, ये सब चीज़ें हैं। मतलब कि बैक चैनल, अच्छा पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम बैक चैनल बातचीत करते रहेंगे, हम दोनों देशों के बीच में सेतु का काम करते रहेंगे ताकि ये युद्ध फिर से शुरू ना हो। अब क्या खतरा है, अब ये बातचीत जो है ना वो कोई नतीजा नहीं निकला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर तनाव फिर से हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए। अभी कुछ जहाज निकल रहे हैं, लेकिन वो जहाज कैसे अब आगे निकलेंगे? क्योंकि एक और बात है, ईरान ने ये कहा, ईरान से जब कहा गया अमेरिका के द्वारा कि आप यहाँ से अपना जो भी माइंस बिछाया हुआ है समंदर में उसको हटा लो, ईरान ने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि कितने डाल दिए हमने और कहाँ कहाँ पर है, हमें तो इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है मेरे पास। तो अच्छा ये होगा, उनने रास्ता बताया कि इधर से आप आएंगे और इधर से आप जाएंगे, पूरा रूट बना के दिया है कि दुनिया के जहाज कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, और जाने वाले हर जहाज की तलाशी ली जा रही है वहाँ की नेवी के द्वारा कि उसमें एक ऐसा तो नहीं है कि हथियार ले जाके और यहाँ पर डंप किया जा रहा हो ताकि अगले युद्ध की तैयारी हो रही हो 12 दिन बाद। इस सब चीज़ों की तैयारी ईरान भी अपनी तरफ से कर रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, ये इस बीच में चीन भी पूरी नज़र टिकाए हुए है। ठीक है, ये है महत्वपूर्ण बात। ओके, एक और प्रश्न लेंगे फिर आपको और थोड़ा समझ में आ जाएगा डिटेल में। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसमें हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर किन देशों ने वीटो कर दिया, यानी इस वार्ता से ठीक पहले 7 अप्रैल को? आंसर क्या होगा? चीन और रशिया। ठीक है, यह होगा आंसर। चीन और रूस, इन दोनों देशों ने क्या कर दिया कि वीटो लगा दिया, चीन और रशिया ने। ओके, दरअसल हुआ क्या था, आपको ये न्यूज़ भी दिखा देना चाहता हूँ। बहरीन ने इस संबंध में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव दिया था, और ये प्रस्ताव आज से करीब 10-12 दिन पहले दिया था सिक्योरिटी काउंसिल में कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया जाए, वहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए, आवागमन होनी चाहिए और इसको बंद करने के सभी प्रयासों को रोकना चाहिए। और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली में सैन्य कार्रवाई भी शामिल था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रयास हो और जो तमाम सदस्य देश हैं वो अपनी सेनाएं वहां ले जाएं। शुरू में मीटिंग टला, कई बार टलता गया, आखिरकार 7 अप्रैल को वोटिंग हुई सिक्योरिटी काउंसिल में, और उससे पहले कई बार संशोधन भी हुए इस उम्मीद से कि
जो चीन और रूस है वो वीटो ना करें तो कम से कम वो अनुपस्थित हो जाएं, तो फिर कुछ देश मिलकर इसको जो है ना वो पास करा लें। लेकिन रूस और चीन ने वीटो कर दिया। आपको पता है कि 15 सदस्यीय यूएनएससी होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें 5 जो है ना परमानेंट मेंबर होते हैं, उनके पास वीटो पावर होता है, और उनमें रूस और चीन भी शामिल है। ओके। प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े थे और विरोध में 2 वोट पड़े थे, और 2 सदस्यों ने मतदान से दूरी बना ली। ठीक है। अनुपस्थित थे पाकिस्तान और कोलंबिया, और वीटो कर दिया रशिया और चाइना ने। ठीक है। तो पास हो नहीं सका, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से। अब एक और चीज देखिए, चीन ने लगभग 13-14 साल में पहली बार वीटो का इस्तेमाल किया है। इससे पहले उसने जो इस्तेमाल किया था 13-14 साल पहले किया था। हालांकि रूस बार बार करता रहा है, जब से उसका युद्ध यूक्रेन से होता रहा उस दौरान कई बार मामले आए और उन्हें वीटो कर दिया, क्योंकि उसी के खिलाफ था। अब वीटो से क्या फर्क पड़ गया इस मीटिंग में? तो देखिए क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, एक चीज आप देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है ये लीगल नहीं है। लीगल युद्ध तब कहलाता जब संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये तय होता कि हाँ हमला किया जाए। ठीक है। तो एक तो ये बात हुई, दूसरी बात ये है कि वीटो होने की वजह से बहरीन जो यहां पर है, छोटा सा देश, उसने जो प्रस्ताव दिया था एक तरह से कि यहां पर सैन्य कार्रवाई की जाए, अब ये मामला गिर गया। उसकी वजह से अब सैन्य दखल कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं दिया जा सकता इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर। मतलब ये हुआ कि ईरान की जो यहां पर ताकत है वो बरकरार रहेगी। यहां पर सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही आ सकता है। बाकी देश, चूंकि यूरोप ने साथ दिया नहीं अमेरिका का, और बाकी देश जो है ना वो एक तरह से सीधे तौर पर उलझना नहीं चाहते हैं इस मुद्दे पर, और सब तो अपने अपने जहाज बातचीत करके निकलवा रहे हैं ईरान से डायरेक्ट। ठीक है। तो एक तरह से ईरान पर जो कानूनी दबाव बनता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यूनाइटेड नेशंस की ओर से, उससे ये बच गया। ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अब देखिए आगे क्या होता है, जो जियो पॉलिटिक्स है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, वहां मिल जाएगा पीडीएफ। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप है, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही, वहां पर 2 तरह के मेंबरशिप बैच है। एक बेसिक है जो कि एसएससी टीचर रेलवे के लिए है, दूसरा एसपीसीएस के लिए है। और ये फ्लैश सेल जो है ना वो अब शायद आज ही समाप्त हो जाएगा, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली से प्राइसेस हैं, अगले प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो मेन मूल प्राइस था वहीं पर आ जाएगा, तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। इसके ज़रिए क्या मिलता है, पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है। तमाम एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब कुछ। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद कौन बनी है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा की सांसद बनी है वो, और ये न्यूज़ देख रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। मेनका गुरुस्वामी मेक्स हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट ओपनली क्वीर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किस पार्टी से चुन के आई हैं? तो तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है। और ये देखिए जब उन्होंने शपथ ली उस वक्त का ये जो है ना वो फोटो वीडियो देख रहे हैं आप, तो थोड़ा सा वीडियो ब्लैक सा दिख रहा होगा। चलिए खैर, कौन है ये मेनका गुरुस्वामी? देश की बहुत ही प्रसिद्ध वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती हैं और कई सारे ऐतिहासिक केस लड़ चुकी हैं, जिनमें प्रमुख हैं सेक्शन 377 को खत्म करने की लड़ाई, जिससे भारत में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी की पहचान जो है ना, और उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो वो लेस्बियन के तौर पर पहचानी जाती हैं, हालांकि खुद को क्वीर कहती हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक महिला हैं और महिला के प्रति आकर्षित होती हैं। उनके जीवन और करियर के बारे में कुछ
कई सारी बातें हैं। जैसे ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, उन्होंने खुद ही खुले तौर पर ये बताया हुआ कई सारे इंटरव्यू में पत्रकारों को कि उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू हैं, जो अरुंधति काटजू खुद भी एक वकील हैं। ठीक है, तो ये मेनका गुरु स्वामी हैं और ये हैं अरुंधति काटजू उस तरफ। ओके, तो इन दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 को हटाने के लिए कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। धारा 377 में क्या था, वो समलैंगिकता को अपराध माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। और उसी के बाद इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था और उसमें इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक जोड़े कपल के तौर पर भी खुद को मानते हैं। तो इन्होंने खुद को क्वीर, ओपनली क्वीर एमपी के तौर पर अभी मतलब ओपनली क्वीर माना। क्वीर का मतलब क्या होता है, एक व्यापक शब्द है और इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए होता है जो हेट्रोसेक्सुअल यानी विषम लिंगी नहीं होते हैं। LGBTQ+ जो समुदाय है उससे आते हैं। ओपनली का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी मतलब पहचान है उसको दुनिया में छिपाया नहीं है, सार्वजनिक रूप से उन्होंने अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो बता दी है। और ये खबर ऐतिहासिक क्यों है, क्योंकि भारतीय राजनीति में अब तक कई सांसद रहे होंगे, हो सकता है जो अपनी निजी जिंदगी में LGBTQ समुदाय से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर गुरुस्वामी जो है मेनका गुरुस्वामी वो ऐसी पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने, ऐसी पहली पर्सन है सांसद के तौर पर जिन्होंने अपनी पहचान खुले तौर पर बताई है। और जब संसद पहुंची हैं वो, तो एक तरह से LGBTQ जो प्लस समुदाय है उसकी आवाज़ वो एक तरह से बन सकती हैं। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 10 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार की थीम है होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य, सीमाओं से परे उपचार। क्यों मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल 1755 1755 उस समय होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक और महान जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैमनीमैन, तो उनका जन्म हुआ था और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किया गया IADT-2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आंसर क्या होगा इसका? गगनयान। ठीक है, सही आंसर गगनयान। तो गगनयान मिशन की बड़ी तैयारी चल रही है, उसी के तहत इसरो ने ये दूसरा ड्रॉप टेस्ट किया है। ठीक है, और ये कैसे किया ये देखिए आप। चिनूक हेलीकॉप्टर है और उससे जो है ना वो एयर ड्रॉप किया गया है। ठीक है, और ये हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर के द्वारा श्रीहरिकोटा में किया गया समुद्र में। इस परीक्षण जो है ना उसमें अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला जो क्रू मॉड्यूल है, ये जो देख रहे हैं आप कैप्सूल है, उसका डमी जो इस्तेमाल किया गया, ये लगभग 5.7 टन वजन का है कैप्सूल। और इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा गया करीब 3 किलोमीटर की ऊंचाई से। ठीक है, और समुद्र में छोड़ा गया। पैराशूट सिस्टम उसकी टेस्टिंग वगैरह की गई, उसमें करीब 10 पैराशूट लगे हुए हैं तय क्रम में, सीक्वेंस में। एक बार 2 खुलते हैं, एक बार 3 खुलते हैं, फिर 4 खुलते हैं, इस तरीके से। और धीरे धीरे वो नीचे आता है। उस पैराशूट जो है ना वो वजन को कम करता है। मतलब वजन का मतलब कि जो रफ्तार है, वजन नहीं कहिए, जो गिरने की रफ्तार है ना उसको कम करता है। और इसको कहते हैं, जो समुद्र में जब ये गिरता है इसको कहते हैं क्या? स्लैश डाउन। ठीक है, स्लैश डाउन। तो लैंडिंग के बाद इंडियन नेवी ने इस कैप्सूल को समुद्र से सफलतापूर्वक बाहर निकाला और ये पूरा टेस्ट किया गया कि ये कैसा, ये मतलब सफल होगा ना, क्योंकि जो गगनयान मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएंगे अंतरिक्ष में, वहाँ से जब लौटेंगे तो इसी कैप्सूल के जरिए, इसी तरह के कैप्सूल के जरिए वो समुद्र में उतरेंगे। तो इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी था कि ये ड्रॉप टेस्ट जो है ना वो सफलतापूर्वक होना चाहिए। ठीक है, तो ये सफलतापूर्वक, ये इसरो के द्वारा ये सफलतापूर्वक ये टेस्ट कर लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु के तहत बर्फबारी और तूफान में से जो भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें फंसे लोगों को निकाला? आंसर होगा सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम में भी जो उत्तरी सिक्किम है वहां पर तो इंडियन आर्मी की जो ईस्टर्न कमांड है उसने ऑपरेशन हिम सेतु चलाया और इसी के तहत उत्तरी सिक्किम में फंसे हुए लोगों को निकाला। करीब करीब 1400 के आसपास लोग थे वो। अगर मैप में देखेंगे ये कहाँ पर इलाका है, तो प्यारा भारत है और ये रहा सिक्किम, देख रहे हैं आप। ठीक है, सिक्किम, उत्तरी सिक्किम में, ये चीन सीमा से कुछ ही किलोमीटर पर। वहाँ क्या हुआ, पर्यटक थे, वहाँ के आम आदमी थे। तारुम चू एक जगह है वहाँ पर, तो पुल और सड़क वो सब क्षतिग्रस्त हो गए और संपर्क टूट गया था और इसकी वजह से काफ़ी लोग, करीब 1400 के आसपास, वो दुर्गम क्षेत्र में फंस गए थे। और इसके बाद इंडियन आर्मी ने कठिन मौसम में ये बर्फबारी के बीच में जो है ना वो अभियान चलाया है, ऑपरेशन हिम सेतु, और बहुत सारे लोगों को पैदल पार करवाया। पुल अस्थायी बनाए गए इस तरीके से, यहाँ तक कि अगर लोग जो तुरंत नहीं आ सकते हैं तो वहाँ भोजन, वहाँ पर गर्मी की व्यवस्था करना, टेंट वगैरह ले जाना, चिकित्सा सुविधाएं देना, ये सब काम किया गया। और इसमें इंडियन आर्मी की मदद की BRO ने, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी 200वीं जयंती 11 अप्रैल 2026 को मनाई गई, तो उन्होंने 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? ये इतिहास भी आपका हो गया यहाँ पर। आंसर क्या होगा, सत्य शोधक समाज। ओके, तो महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो मुख्य विचार उनके अगर देखेंगे क्या थे, तो उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत और महिलाओं के साथ जो होने वाले भेदभाव, उनके खिलाफ आजीवन संघर्ष किया था। उन्होंने भारतीय सामाजिक क्रांति, उनको भारतीय सामाजिक क्रांति का एक अग्रदूत के तौर पर भी माना जाता है। शिक्षा के प्रसार का काम किया। उनका मानना था कि शिक्षा ही दलितों और महिलाओं की मुक्ति का एकमात्र साधन हो सकती है। सावित्रीबाई फुले के साथ इन्होंने मिलकर बहुत काम किए थे। ठीक है, और इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल भी खोला था। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने 24 सितंबर 1873 को, और इसका उद्देश्य यही था कि जो शोषित वर्ग है, दलित है, और उनको मानवाधिकार दिलाना। ठीक है, और महात्मा की उपाधि जनता ने ही दी थी विशाल जनसभा में, 1888 की बात है। और बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, जैसे गुलामगिरी है, काफी पॉपुलर है। शेतक न्याचा आडू आसूड, शेतक न्याचा आसूड, इसके अलावा सार्वजनिक सत्य धर्म, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस देश के हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जो फिर से फट गया है? आंसर क्या होगा, अमेरिका, यूएसए में है, और ये इस तरीके से वो फट पड़ा है और ये लगातार वो आग उगल रहा है। किलाउआ, जिसको माउंट किलाउआ भी कहते हैं, हवाई द्वीप पर है और बहुत ज़्यादा फटता है ये, तो कुछ कुछ महीने में फट जाता है। पिछली बार दिसंबर के आसपास फटा था। पिछली बार तो दो, मतलब जैसे सिंग होते हैं ना जानवरों के, इस तरह के ऐसे निकल रहा था, उड़ रहा था। अभी तो एक जो है ना वो ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है एक ही जगह से। ओके, तो ये दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 10 अप्रैल को फिर से फट गया है और मतलब बहुत बार ये फटता रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर है, एक बार मैं लोकेशन दिखा दूं। प्यारा भारत है और ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, और हवाई द्वीप जो है ना वो इससे भी आगे चलेंगे, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, वहीं पर इस जगह पर है ये हवाई द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने अप्रैल 2026 में यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, उसके तहत किन निकायों के चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की? आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं?
CESCR, दूसरा है CSTD, फिर है एनजीओ कमेटी और CPC। ये यूएन इकोसॉक, उसी के अंतर्गत ये है। यूएन इकोसॉक का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हिंदी में कहते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए यूएन इकोसॉक जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के तहत जो स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली है, उसके जो 6 अंग है ना, उनमें से ये प्रमुख अंग है। इसके अलावा जो अंग हैं जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महा ट्रस्टशिप काउंसिल है और सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, तो ये है उसी के ये अंग हैं, और इन सब में जो है ना वो भारत ने जीत हासिल की है चुनाव में उसके। ठीक है, तो इसके निकाय हैं कई सारे, जैसे अगर आप देखेंगे CESCR, अब ये क्या है? हिंदी में इसको डिटेल में कहते हैं क्या? आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति। अंग्रेजी में कहते हैं कमेटी फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये 18 विशेषज्ञों का एक समूह होता है जो ये देखता है कि जो तमाम देश हैं, मेंबर देश, वो अपने नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के अधिकार जैसे बुनियादी हक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? CSTD यानी विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग है। ये तकनीकी और डिजिटल विकास के लिए सलाह देने वाला एक प्रमुख निकाय है जो विकासशील देशों में विज्ञान का सही उपयोग उसको बढ़ावा देता है। अगला है गैर सरकारी संगठनों पर समिति यानी एनजीओ कमेटी। ये देखता है कि मतलब दुनिया भर में जो एनजीओ हैं वो कैसे संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको आधिकारिक दर्जा वगैरह देने का काम ये करता है। ठीक है, और है कार्यक्रम और समन्वय समिति। ये यूनाइटेड नेशंस के बजट, उसके कार्यक्रम, इन सब को बनाता है और अलग अलग विभागों का काम आपस में ना टकराए, इसके लिए जो रकम है वो सही जगह कहाँ खर्च हो, ये तय करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, यूएन इकोसॉक में उसके जो निकाय है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति, उसमें किस भारतीय राजनयिक को फिर से निर्वाचित किया गया है? आंसर क्या होगा? प्रीति सरन। ठीक है, प्रीति सरन, और ये इसकी अभी अध्यक्ष भी हैं। तो अगला जो कार्यकाल होगा वो 2027 से शुरू होगा, 1 जनवरी से, और 3 साल के लिए फिर से इनको चुन लिया गया है इसमें। अच्छा, एक सवाल होता है, इस वक्त भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है यूनाइटेड नेशंस में? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत के कौन है? तो न्यूयॉर्क में जो है ना वो P हरीश है। क्या नाम है? P हरीश। और जिनेवा एक और ऑफिस है यूनाइटेड नेशंस का, वहां पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अरिंदम बागची है। 2 नाम याद रखना है, P हरीश जो न्यूयॉर्क में है मुख्यालय में, और जिनेवा जहां पर कई सारे संगठन है यूनाइटेड नेशंस के, वहां पर है अरिंदम बागची। अगला क्वेश्चन, भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश को ग्रीन पार्टनरशिप के तहत 90 इलेक्ट्रिक बसें सौंपी हैं? आंसर होगा मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस को सौंपी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर वो अभी मॉरिशस की यात्रा पर थे अप्रैल में, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मॉरिशस के, नवीन रामगोलाम, तो उनको 90 इलेक्ट्रिक बस सौंपी है। ठीक है, और ये उपहार के तौर पर जो टोटल 100 बसें दी जानी हैं उनमें से 90 ये हैं, और इसका निर्माण भारत में ही हुआ है। भारत की जो हिंदुजा ग्रुप है उसके द्वारा, उसकी स्विच मोबिलिटी नाम कंपनी है, उसके द्वारा मेक इन इंडिया के तहत इसका निर्माण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं आप। क्या प्रश्न? कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? संजय खन्ना बने हैं। तो केंद्र सरकार की जो कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट की जो नीति समिति है, उसने 9 अप्रैल को ये फैसला किया है। ठीक है, BPCL जो है ना वो महारत्न कंपनी है, स्थापना हुई थी 1952 में। इसका मुख्य काम क्या है? कच्चे तेल की रिफाइनिंग करना, कई रिफाइनरी है इसके, और देश भर में पेट्रोल, डीजल, LPG इन सब की मार्केटिंग, वितरण, ये सब काम करना, पेट्रोल पंप का नेटवर्क संभालना। अगला क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का निधन हो गया, डेथ हो गया 8 अप्रैल 2026 को। तो किस राजनीतिक दल से जुड़ी हुई थी?
तो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। 94 ईयर की थी। बीमारी की वजह से और उम्र की वजह से निधन हो गया। जन्म हुआ था 1932 में 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उनके कार्यकाल में कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी इनके पास थी। अगला क्वेश्चन है कर्नल सोनम वांगचुक रिटायर्ड। ये वो वाले सोनम वांगचुक नहीं, ये सेना वाले। इनका निधन हो गया 11 अप्रैल 2026 को। तो उन्हें करगिल युद्ध के दौरान कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार मिला था? महावीर चक्र मिला था। इनकी उम्र 61 ईयर की थी। लद्दाख के शेर के नाम से भी जाना जाता था। 1999 के करगिल वॉर के दौरान लद्दाख स्काउट्स की चौथी जो बटालियन थी उसका नेतृत्व किया था उन्होंने, और गजब काम किया था, और इसी की वजह से इनको महावीर चक्र भी दिया गया था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और करंट अफेयर्स की तैयारी आप शार्प लर्निंग ऐप पर कर सकते हैं, शानदार ढंग से टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब के बाद वहाँ बेल आइकन भी दिखेगा, उस पर ऑल का बटन दबाएंगे तो तमाम जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाएंगे। अगर कोई मैसेज देना हो तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर वहाँ व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।